कानून बनाने से काम नहीं चलता है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट किया था तब काफी लोग खुश हो गए। तब हमारा आंदोलन चल रहा था, कई लोग मुझे आ गए अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बिठा दी मोदी जी ने, अब आंदोलन वापस ले लो, अब आंदोलन करने की क्या जरूरत है। लेकिन हमने देखा पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ। पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल वहां पर प्रेजेंट नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत 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 बड़ी जीत थी इस देश के लिए, खास करके देश के युवाओं के लिए। जो सरकार 12 साल से अहंकार में कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार से इस देश के युवाओं ने 18-19 साल के बच्चों ने इस्तीफा लेकर दिखा दिया। मैं समझ रहा था पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। वहां पर इन्हीं लोगों ने मुझे मेरी उम्मीद वापस दी। धमकियां मुझे ऐसे आती थी कि आंदोलन तू ये कॉकरोच जनता पार्टी बंद कर दे वरना देख तेरा क्या करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए, अगर ऐसा ही करता रहेगा तो तुझे पता है हम लोग क्या हश्र करते हैं। जो नए शिक्षा मंत्री उसकी वजह से जेनजी तो काफी ज्यादा अपमानित फील कर रहे होंगे। 1 महीने तक कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई थी। जैसे हम मार्च अनाउंस करते हैं उस दिन कुछ बाहर से गुंडे भेजे जाते हैं, दिल्ली पुलिस एक पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर के पास खड़ा कर देती है, उसके बगल में एक टूटी हुई वैन खड़ी कर देती है। तो दिल्ली पुलिस ने पहले से ही पूरा ऑर्केस्ट्रेट करके रखा था, प्लान बना कर रखा था, पैलेट गन्स का इस्तेमाल करा इन लोगों ने, और जो लाठियां थी लाठियों में कीले लगाए हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के कैमरा पर्सन को गाली दी थी, उनको नहीं पता था रिकॉर्डिंग चल रही है। उनके ऊपर कब एफआईआर होगी? 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ उसके बाद मैंने मार्च रोक दिया क्योंकि मेरे से नहीं देखा जा रहा था जिस बर्बरता से पुलिस बच्चों को पीट रही थी। तो कई सारे स्टूडेंट्स मेरे ऊपर भी नाराज हो गए कि तुमने क्यों मार्च रोका। आज हम चल लेते संसद, अगर हमारा सर फट जाता तो भी हम चल लेते, हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, लाठियां खा लेते, लेकिन हम चल लेते। तो मुझे उन लोगों को समझाना पड़ा। इस वक्त मैं हूं छत्रपति संभाजीनगर में और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी चर्चा सड़क से लेकर संसद तक है, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक है। हमारे साथ हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके जी। दिपके जी, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पेपर लीक अमेंडमेंट बिल जो आया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको लेकर आपने आंदोलन भी किया था, इसके बाद ये बिल आया है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? सर, हमने जो आंदोलन किया था वो पेपर लीक रोकने के लिए था, और जो बिल आया है उस बिल पर मुझे लगता है जो फोकस है वो ज्यादा इस पर है कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है। तो मुझे लगता है सरकार का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह पर है, जहां ऐसा वो मानकर चल रहे कि पेपर लीक तो होगा ही और पेपर लीक होने के बाद हम ये कदम उठाएंगे। मुझे लगता है फोकस होना चाहिए कि पेपर लीक कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर पेपर लीक हो जाए उसके बाद कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन पेपर लीक हो जाता है तो फिर से बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, फिर से उनको वही ट्रॉमा झेलना पड़ेगा जो अभी झेलना पड़ा था, जिसके कारण 20 से ज्यादा बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो हमें उससे रोकना है सर। लेकिन आपको लगता है कि सख्त कानून बनाने से पेपर लीक रुकेगा? रुकना चाहिए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन क्या है ना सर, बस कानून बनाने से काम नहीं चलता है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट किया था तब काफी लोग खुश हो गए। तब हमारा आंदोलन चल रहा था, कई लोग मुझे आ गए अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बिठा दी मोदी जी ने, अब आंदोलन वापस ले लो, अब आंदोलन करने की क्या जरूरत है। लेकिन हमने देखा पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ। पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल वहां पर प्रेजेंट नहीं था। तो कानून बनाइए आप, कानून बेहद जरूरी है, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन जब तक सही तरीके से नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है कानून का। आप लोग आंदोलन के दौरान कई मांगे रखते थे, जिसमें सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वो तो हो गया, तो आप क्या आंदोलन का जो मोटिव था वो सफल रहा और इस्तीफे से क्या मिला? सर, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत 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 बड़ी जीत थी इस देश के लिए, खास करके देश के युवाओं के लिए। जो सरकार 12 साल से अहंकार में कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार से इस देश के युवाओं ने 18-19 साल के बच्चों ने इस्तीफा लेकर दिखा दिया। मैं तो सिर्फ एक चेहरा बन गया था, सोनम सिर्फ तो एक चेहरा बन गए थे, लेकिन इस मूवमेंट को जो चलाया था वो सारे जेनजी ने चलाया था, जो 18 से 25 साल की उम्र के हैं, और इतनी निडरता से इतनी बहादुरी के साथ लड़े वो बच्चे। 45 डिग्री की धूप क्यों ना, उसमें भी बैठे रहे, बीच में बारिश हुई, बारिश में भी बैठे रहे, कोई भी घर नहीं गया, और पुलिस ने पानी रोकने की कोशिश की, वॉशरूम का पानी तक काट दिया था, उसके बाद भी वो बच्चे वहां डटे रहे और सरकार की आंख में आग डालकर सवाल किया कि बताओ 21 से ज्यादा बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे मोदी जी। तो मुझे लगता है इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी जीत जो है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ना वो ये है कि इन बच्चों के अंदर का डर खत्म हो चुका है।
देश की जनता के अंदर का डर खत्म हो चुका है। 10-12 साल से हम देख रहे थे कैसे लोग डरते थे सरकार के खिलाफ बोलने से, कैसे लोग डरते थे सरकार से सवाल करने से, लेकिन हमने देखा कि कैसे लाखों लोग सड़कों पर उतर आए पूरे देश भर में। और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से देश में एक बार फिर से लोकतंत्र जीवित हो चुका है और लोग चाहते हैं कि ऐसे ही सरकार से सवाल किया जाए, क्योंकि जब तक आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र ठीक से नहीं चलेगा। लोकतंत्र को हेल्दी रहने के लिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, सवाल करना बहुत जरूरी है। और जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, क्या युवाओं को उनमें क्या दिखता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं युवाओं की, जेन जी की खासतौर पे, वो पूरा कर पाएंगे? किस तरह से देखें? मुझे तो लगता है जो नए शिक्षा मंत्री उसकी वजह से जेन जी तो काफी ज्यादा अपमानित फील कर रहे होंगे। उसका रीजन ये है कि जो नए शिक्षा मंत्री उनको देखा गया, उनकी एक वीडियो अभी वायरल हुई थी जिसमें वो जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे उनका स्वागत कर रहे थे हार माला डालकर। तो हम क्या संदेश दे रहे हैं हमारे देश के युवा लड़के लड़कियों को? सोचिए, जो लड़की आज स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, उनको पूछा जाएगा शिक्षा मंत्री कौन है, कहेंगे प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी नाम है ना उनका। प्रहलाद जोशी किस चीज के लिए जाने जाते हैं वो? अगर उन लड़कियों को अगर पता चल गया होगा, सोचिए उन लड़कियों के मन में क्या चल रहा होगा कि हमारा शिक्षा मंत्री एक ऐसा इंसान है जो बलात्कारियों का स्वागत करता है। तो ये तो पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है। ये विदेश में लोग क्या बात करेंगे? भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? भारत का शिक्षा मंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो बलात्कारियों का स्वागत करता है। तो ये तो मतलब बहुत ही गलत करा है इन लोगों ने। अभिजीत जी, आपके आंदोलन को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि काफी अराजक तत्व आ गए थे, कई लोगों पर तो गंभीर मामले दर्ज थे। इसको कैसे देखते हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या आंदोलन जो करता है उसकी जिम्मेदारी होती है? इसमें 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। मैं पहले दिन से कह रहा था, जब से आंदोलन शुरू हुआ मैं उसी दिन से कह रहा था कि बाहर से गुंडे भेजे जाएंगे हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, और वैसा ही हुआ। 1 महीने से सर हम बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई किसी तरीके का माहौल खराब नहीं हुआ। आप भी कवर करने आए थे, आपके रिपोर्टर्स लगातार वहां पर थे 1 महीना, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल का, जो पूरा कवरेज आपने किया। जब पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया ने ब्लैकआउट किया था, आप लोगों ने उस वक्त स्टूडेंट्स की आवाज को कवर किया। तो आप लोगों ने देखा है 1 महीने तक कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई थी। जैसे हम मार्च अनाउंस करते हैं उस दिन कुछ बाहर से गुंडे भेजे जाते हैं, दिल्ली पुलिस एक पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर के पास खड़ा कर देती है, उसके बगल में एक टूटी हुई वैन खड़ी कर देती है। तो दिल्ली पुलिस ने पहले से ही पूरा ऑर्केस्ट्रेट करके रखा था, प्लान बनाकर रखा था, पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा रखेंगे, एक टूटी हुई वैन खड़ी करेंगे, बाहर से गुंडे आएंगे, पथराव करेंगे, बाद में बदनाम किसको किया जाएगा? प्रोटेस्टर्स को। और एक मैं दूसरी चीज मैंने देखी है, एक रिपोर्ट आई दिल्ली पुलिस की कि जंतर मंतर पर 2100 क्रिमिनल्स घूम रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 2100 क्रिमिनल्स खुलेआम कैसे घूम रहे थे? इसमें किसकी गलती है? कौन जिम्मेदार है? और दूसरी चीज, जिस जंतर मंतर पर मुझे बिना चेकिंग के एंट्री नहीं मिलती थी, आप भी अगर आए होंगे, आपके रिपोर्टर्स भी अगर आए होंगे, उनकी भी चेकिंग हुई है ना सर? हुई या नहीं हुई है? तो ये 2100 क्रिमिनल्स की बिना चेकिंग की एंट्री कैसे हुई? तो दिल्ली पुलिस पहले इसका जवाब दे दे। अब दिल्ली पुलिस पे ही सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर लगातार राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या पैलेट गन का इस्तेमाल आपको भी लगता है कि हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। मतलब इसमें शक किस बात का है? मैं उन बच्चों से मिला हूं जिनके ऊपर पैलेट गन्स चलाई गई है, मैंने उनकी हालत देखी है। अभी एक लड़का अभी भी हॉस्पिटल में है, उसकी आंख की रोशनी जा सकती है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। तो पैलेट गन्स का इस्तेमाल करा इन लोगों ने। और जो लाठियां थी, लाठियों में कीले लगाए हुए थे। हम देखते जब भी कोई राजनीतिक दल प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उनको रोकने के लिए क्या करती है? वाटर कैनन गन्स का इस्तेमाल करती है। जब राजनीतिक दलों का आंदोलन होता है तब आप वाटर कैनन गन्स इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब छात्र थे, 18-19 साल के बच्चे थे, उनके लिए आपने पैलेट गन्स क्यों इस्तेमाल की? उनके लिए आपने लाठियां क्यों चलाई जिसमें कीले लगे हुए थे? और लाठियां भी पुलिस ने पैरों पर नहीं मारी है, सीधा सर पर मारी है। 12-12 साल की लड़की का सर फोड़ा है दिल्ली के पुलिस ऑफिसर्स ने। और ये किसके इशारे पर हुआ है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर काम करती है। और मैंने देखा है जिस तरीके से पुलिस लाठियां चला रही थी, पुलिस चाहती थी कि किसी ना किसी स्टूडेंट की जान चली जाए। क्योंकि क्यों चला रहे थे वो? ऐसा क्यों कर रहे थे? इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे थे? उनको एक मैसेज देना था कि तुम्हें हम इतना मारेंगे कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी फिर से आंदोलन करने की, प्रोटेस्ट करने की, सरकार से सवाल करने की। लेकिन ये भी जेनजी है। पुलिस ने लाठियां चलाई, बर्बरता दिखाई, खून बहाया, लेकिन इस जेनजी ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? ये जेनजी 2 गुनी नंबर में बाहर आया और पुलिस वालों पर, सरकार पर, अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर मीम्स बनाने लगा।
और ये बहुत ही खूबसूरत चीज थी, जहां से आप बच्चों का खून बहा रहे हो, जहां पर आप बच्चों को बेरहमी से पीट रहे हो और वो बच्चे आपके ऊपर मीम्स बना रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे आए थे। कुछ बच्चों ने, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है कि उनकी माँ को भी गाली दी। कई जगहों पर रील्स में दिख भी रहा है कि बच्चे ज्यादा आक्रामक हैं, माँ को भी गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने उन बच्चों को माफ कर दिया। इसके बावजूद कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि बच्चे हों, बच्चियां हों, चाहे रुचिका सिंह का मामला हो, सब पे ढूंढ ढूंढ कर केस दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो आप एज ए सीजेपी लीडर कैसे देखते हैं इसको? रुचिका की उम्र क्या है? 15 साल है। 15 साल की बच्ची ने कोई अपशब्द इस्तेमाल कर दिया, मैं उसका समर्थन नहीं करता। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता उस भाषा का। सार्वजनिक जीवन में मुझे नहीं लगता है गाली गलौज करनी चाहिए, लेकिन क्या हम गालियों पर एफआईआर करेंगे? गाली देना इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। इंडिया के लॉ में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है गाली देना। और अगर हम गाली देने पर एफआईआर करने आ जाएंगे तो इस देश में कौन सा ऐसा घर है जहां पर गाली नहीं दी जाती? हर घर में गाली गलौज होती है। कौन सा घर है? और घर ही क्या, पार्लियामेंट की बात मैं करूं तो पार्लियामेंट में भी बीजेपी के सांसद गाली गलौज करते हैं। रमेश भिदुड़ी ने किस शब्द का इस्तेमाल किया था एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? उनके ऊपर कब एफआईआर होगी? योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के कैमरा पर्सन को गाली दी थी, उनको नहीं पता था रिकॉर्डिंग चल रही है, उनके ऊपर कब एफआईआर होगी? नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ऐसा एक शब्द इस्तेमाल किया था, इसका क्या मतलब होता है? इसके ऊपर कब एफआईआर होगी? तो जिन बच्चों ने ऐसे शब्द इस्तेमाल करे हैं उनको समझाइए आप, वो छोटे बच्चे समझ जाएंगे वो। लेकिन इन छोटे बच्चों के पीछे आप पूरी स्टेट मशीनरी लगा दे रहे हो, पूरी पुलिस लगा दे रहे हो, बीजेपी के नेता उनको टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी का पूरा आईटी सेल उनको टारगेट कर रहा है, रेप की धमकियां मिल रही है उस 15 साल की बच्ची को। तो ये आपके संस्कार है? उस लड़की ने अगर कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया उसे समझाइए आप। 15 साल की है वो, समझ जाएगी वो। 15 साल की उम्र में कौन गलतियां नहीं करते? हम सारी गलतियां करते हैं, तो उसको समझाइए। लेकिन अगर एफआईआर करने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा? फिर तो बीजेपी के नेताओं पर सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, बीजेपी के आईटी सेल पर एफआईआर होनी चाहिए, जो इतने सालों से लड़कियों को ऑनलाइन गंदी गंदी गालियां देते और बायो में लिखते हैं फॉलोड बाय पीएम मोदी। अभिजीत जी, इस अगर ये पूरे आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में पुलिस वालों को भी काफी चोटें आई हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने पहले ही कहा था, बाहर से गुंडे भेजे जाएंगे जो ऐसी हरकत करेंगे और बाद में सीजेपी के सपोर्टर्स को बदनाम करेंगे। हम 1 महीने से बैठे हुए थे, किस पुलिस वाले पर हमला हुआ? हमारी तरफ से तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। ये सारे बाहर से जानबूझकर भेजे गए हुए लोग थे हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए। एक अभिनेत्री इस समय चर्चा में है, कंगना रनौत। आपने फिल्में देखी होंगी उनकी। वो जेन जी को गटर जनरेशन कहती हैं, इस पर आपकी सोच क्या है? आप क्या कह रहे हैं? इस पर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। मुझे लगता है उनकी फिल्में आजकल चल नहीं रही है, इसलिए वो ऐसी चीजें कर रही है जिससे वो न्यूज में बनी रहे, लाइमलाइट में बनी रहे। इसके अलावा बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि इससे देश की जो आंदोलन हुआ है, इससे देश की जो छवि है विदेशों में खराब हुई है। तो आप तो विदेश में भी रहे हैं, वहां पढ़े भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्या इससे विदेश में छवि खराब हुई है? मुझे लगता है विदेश में देश की छवि किस चीज के वजह से खराब हुई आपको पता है? मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, मैंने अल जजीरा पढ़ा, जितने भी विदेश के न्यूज आउटलेट से मैंने वो सारे पढ़े पिछले कुछ दिनों में। हर न्यूज आउटलेट में ये चीज आ रही है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बच्चों पर लाठियां चलाई, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लड़कियों को बेरहमी से पीटा। देश की छवि उससे खराब होती है। देश की छवि सरकार से सवाल पूछने से खराब नहीं होती है। देश की छवि एक लोकतंत्र में आंदोलन करने से खराब नहीं होती है। देश की छवि तब खराब होती है जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह पुलिस वालों को ऑर्डर देते हो कि बच्चों का सड़कों पर खून बहाओ, लाठियों में कीले लगाकर इनको पीटो, इनके ऊपर पैलेट गन्स चलाओ। और बाबा रामदेव जी से मैं कहना चाहता हूं, सर आप अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर थोड़ा फोकस करिए। वो प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा खराब है, फॉल्टी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अभिजीत जी, आप अमेरिका में भी पढ़े हैं, इंडिया में भी पढ़े हैं, शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? और आप इतने सारे जेन जी से भी डील कर रहे हैं, तो जेन जी क्या सोचता है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए? मुझे जो एक सबसे बड़ा अंतर लगा अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था में और भारत की शिक्षा व्यवस्था में, वो है पब्लिक स्कूलिंग का। वहां पर जो पब्लिक स्कूलिंग है वो काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छे पब्लिक स्कूल से, मतलब सरकारी स्कूल जिसको कहते हैं, सरकारी स्कूल्स वहां पर बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारे यहाँ के जो सबसे महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल होंगे ना, उससे भी बढ़िया वहां पर पब्लिक स्कूल है। एजुकेशन को वहां पर बस आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए उस तक लिमिटेड नहीं रखा है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप एज ए सिटीजन कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे मैं रेसिज्म का उदाहरण देता हूं। अमेरिका में बच्चों को शुरुआत से ही, बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि रेसिज्म होता क्या है।
और रेसिज्म के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और रेसिज्म क्यों नहीं करना चाहिए। एक तरीके से उनको सेंसिटिव बनाया जाता है रेसिज्म की तरफ। और इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका में अब उतना रेसिज्म नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि उनके स्कूल में उनको अवेयर कराया गया है। और वहां पर मतलब फोकस ज्यादा यही रहता है कि आप कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्रेड्स तक लिमिटेड हो चुका है। हमारे यहाँ मॉरल साइंस की किताब होती है, इतनी सी किताब होती है, जब मैं स्कूल में था इतनी सी थी, 25 मार्क की एग्जाम होती है। मॉरल साइंस में आपकी इंसान की मोरालिटी डिसाइड होती है, आप वहां पर मोरालिटी शेप कर सकते हो, उस पर हम फोकस ही नहीं देते। सिविक्स की किताब आती थी जिसमें हमारे सारे अधिकार लिखे गए हुए, जिसमें संविधान के बारे में लिखा गया है, जिसमें देश की राजनीति कैसे तय होती है, कैसे सरकार बनती है, वो दिखाया गया है। वो किताब कितने पेजेस की होती है? 50 पेजेस की इतनी सी किताब होती है वो। तो जहां पर देश का नागरिक बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, वो हमारी किताबें बहुत छोटी है, 25-25 मार्क के एग्जाम्स होते हैं। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस रहता है साइंस, मैथ्स जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि साइंस और मैथ्स से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन दुनिया को जितने साइंस और मैथ्स की जरूरत है उतने ही अच्छे नागरिक और अच्छे इंसानों की भी जरूरत है। तो हमारा वो एक थोड़ा मुझे लगता है कमी है, ये मैंने खुद बचपन में पढ़ते हुए भी फील किया है। और दूसरा कि हमारा स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ टीचर, अमेरिका में जब मैंने टीचर्स को देखा है, मेरे खुद के जो प्रोफेसर्स थे उनको पढ़ाना पसंद था, उनका वो ड्रीम जॉब था। हमारे देश में मुझे लगता है बहुत ही कम टीचर्स ऐसे होंगे जिनका ड्रीम जॉब था कि मुझे टीचर बनना है। हमारे यहाँ टीचिंग लोग करते हैं घर चलाने के लिए, पढ़ाते हैं घर चलाने के लिए। हमें उसे बदलना पड़ेगा। हमें लोगों को दिखाना पड़ेगा कि टीचिंग कितना एक नोबल कॉज है। टीचिंग से आप कल का समाज शेप कर रहे हो, और उन टीचर्स को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उनको हमें बताना पड़ेगा कि आपका जो काम है वो देश बनाने का काम है, आप भविष्य बना रहे हो देश का। अमेरिका में मैंने वो देखा है, टीचर्स की बहुत ही डिग्निफाइड लाइफ है। हमारे यहाँ टीचर्स की क्या लाइफ है सर? इतनी लंबी लंबी घंटों की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद सरकार उनको दूसरे और कामों में लगा देती है, इलेक्शन की ड्यूटी में लगा देती है, वो लगा देती है। अमेरिका में ये सब नहीं होता है। लेकिन अभिजीत जी, देखा गया कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा पैसे पाते हैं टीचर और प्राइवेट स्कूलों में कम पाते हैं, लेकिन पढ़ाई यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा अच्छी होती है, सरकारी में कम होती है। तो इसको लेकर भी कुछ करने की जरूरत है। मैनेजमेंट ना सर, प्राइवेट स्कूलों में मैनेजमेंट होता है क्योंकि वहां पर प्रॉफिट और बिजनेस है। सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कह रहा कि सरकारी स्कूल को प्रॉफिट और बिजनेस बना दो, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा ना, इन लोगों का ध्यान ही नहीं है। पिछले आई थिंक 10 साल में 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तो इससे ही पता चलता है सरकार की प्राथमिकता क्या है। एक सरकारी स्कूल मुझे बता दीजिए जिसकी छत ना टपकती हो। एक सरकारी स्कूल मुझे बता दीजिए जहां पर अच्छे बेंचेस लगे हुए, अच्छे बोर्ड्स लगे हुए, टीचर्स वक्त पर आते हैं या इनफ टीचिंग स्टाफ है। ध्यान ही नहीं देती है ना सरकार। सरकार ने बस जो पुरानी इमारतें बनी थी सरकारी स्कूल की, उसको बस नाम के लिए चला कर रखा है। उसमें कुछ नहीं होता है। बच्चे आज भी दरी बिछाकर बैठते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती है। ये मुझे कैसे पता है? मैं जिस संभाजी नगर में तो मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरा जो नेटिव विलेज है वो हिंगोली है। हिंगोली में मेरा जो गांव है उसके बगल में ही सरकारी स्कूल है। वो सरकारी स्कूल में आज भी बेंचेस नहीं लगी हुई है, आज भी छत टपकती है, और बच्चों को आज भी पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। टीचर्स आते नहीं है, बच्चे बस जाते हैं वहां पर, और वहां पर जो उनको खिचड़ी मिलती है वो खिचड़ी लेकर घर आ जाते हैं। सर यह तो हाल है हमारे देश में सरकारी स्कूलों का। एक सबसे बड़ा सवाल और जो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का ख्याल कैसे आया आपको? इसका क्रेडिट मैं पूरी तरीके से हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, उनको देना चाहता हूं। अगर वो कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल नहीं करते इस देश के युवाओं को इंसल्ट करने के लिए, तो शायद से कॉकरोच जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना मैं इंडिया में आता, ना इतना बड़ा आंदोलन होता, और शायद से धर्मेंद्र प्रधान आज भी अपनी कुर्सी पर बने रहते। तो ये जो पार्टी है आंदोलन तक सीमित है या चुनावी राजनीति में भी जाएगी? चुनावी राजनीति में जाने का हमारा अभी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सर जाकर करेंगे क्या? आप देख रहे क्या हो रखा है चुनाव में। एक समय हुआ करता था जब देश में वोटर्स डिसाइड करते थे सरकार किसकी बनेगी। आज क्या हो रहा है? आज सरकार डिसाइड कर रही है वोट कौन करेगा और वोट कौन नहीं करेगा। तो चुनावी राजनीति का तो यह हाल है। और दूसरा, लोगों के मन में भी ना भरोसा उठता जा रहा है। क्यों? लोग वोट किसी को करते हैं, सरकार किसी और की बन जाती है। किसी को अपना एमएलए चुनते, एमपी चुनते सुबह, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। तो क्या चल रहा है हमारी चुनावी राजनीति में? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ चुका है।
बंगाल में जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे वो बाद में बंगाल बीजेपी जीतने के बाद वहां की सरकार में वो मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी या कुछ अपॉइंट किए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इतना ओपनली कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कौन भरोसा करेगा इस प्रक्रिया में। क्या आपको लगता है दल बदल कानून और सख्त होना चाहिए? बिल्कुल सख्त होनी चाहिए और जो दल बदल करता है मुझे लगता है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए कि उसके बाद वो इलेक्शन ना लड़ सकता है ना कोई पब्लिक ऑफिस में बैठ सकता है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से बात करें तो बार बार ये आप पे आरोप लगाया जाता है कि आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हो या आम आदमी पार्टी के ज्यादा करीब हो, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे आप अपने बचाव में क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी से आप नहीं जुड़े हुए? मैंने जो बताया ये बात तो मैंने खुद यूएस में रहते हुए सबसे पहले मैंने ही जाहिर की थी कि मैंने आम आदमी पार्टी के साथ मेरे पास्ट में काम किया है। 2020 से लेकर 2023 तक मुझे लगता है मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और मैंने काम किया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ ही काम कर रहा था, किसी आतंकवादी संगठन के साथ तो काम नहीं कर रहा था, तो उसमें तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं जो मैंने खुलकर सामने रखी है। उनके साथ मैंने एक टाइम पर काम किया था, अच्छा था। अभी एक में दूसरी मूवमेंट मैंने क्रिएट कर दी है, एक हो गई है, मैंने तो क्रिएट भी नहीं करी है, एक्सीडेंटली हो गई है। अब मेरी पूरी जो जिम्मेदारी है उस मूवमेंट की तरफ है और मुझे उस मूवमेंट की तरफ ईमानदार रहना है और उसे इंडिपेंडेंट रखना, ये मेरी सबसे जिम्मेदारी जो मैं रखूंगा। क्योंकि अगर मैं उस मूवमेंट को इंडिपेंडेंट नहीं रखूंगा तो ये लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पश्चिमी मीडिया आपको एक्सीडेंटल हीरो मान रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? एज ए कम्प्लीमेंट देखते हैं, कैसे देखते हैं? मुझे इस हीरो वर्ड से प्रॉब्लम है सर, मैं ये हर जगह बोल रहा हूँ, मैं सारे जिंदगी को भी कह रहा हूँ, मुझे इस हीरो वर्ड से प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने बचपन से मैं देखता आया हूँ, ये गलती मेरे से भी हुई थी। जब मैं छोटा था मैं क्रिकेटर्स को बहुत बड़ा हीरो मानता था, लेकिन जब बात आती है कुछ बोलने की तो कोई कुछ बोलता नहीं है। तो मुझे इस हीरो वर्ड से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने अपने देश में देखा है, हमारे देश में ना लोगों को एक आदत है, रातों रात हम किसी को हीरो बना देते हैं और रातों रात हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं और हम उसको खुद से बड़ा बना देते हैं। हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं जितनी हम खुद की नहीं करते और उसकी वजह से क्या होता है, वो लोग हमारी इज्जत नहीं करते। फिर जब हमें जरूरत रहती है तब वो हमारे लिए आवाज नहीं उठाते। लेकिन इसकी जिम्मेदार भी तो हम ही ना। क्यों हम किसी और को इतना बड़ा बना देते, खुद से बड़ा बना देते? क्यों हम उसकी इज्जत अपने से ज्यादा, अपने आप की जो इज्जत है उससे भी ज्यादा उसको इज्जत देते? ये गलत है। इसकी वजह से क्या होता है ना, जिसको आप बड़ा बना देते हो ना वो भी खुद को भगवान समझने लगता है, फिर वो भी आपको कम आंकता है, वो भी आपको छोटी नजरों से देखता है। तो ये बंद होना चाहिए इस देश में। एक्सीडेंटली कॉकरोच जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म मेरे से बन गया, एक्सीडेंटली लोग उससे जुड़ गए और एक्सीडेंटली ये आंदोलन हुआ और एक्सीडेंटली सक्सेसफुल भी हुआ। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सारे ही लोगों का जिन्होंने इतने बड़े नंबर्स में समर्थन दिया और उनके बिना ये नहीं हो पाता। लेकिन ये हीरो शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कहीं पर। आप इतने दिन आंदोलन किए, कोई ऐसा फेज जिसके बाद आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा? 20 जुलाई की जो रात थी, 20 जुलाई को बहुत सारे लोग आ चुके थे, मुझे तो पता भी नहीं था जाइमर्स लगे हुए हैं। मुझे रात को पता चला कि पूरी दिल्ली भर गई थी। लेकिन 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ उसके बाद मैंने मार्च रोक दिया क्योंकि मेरे से नहीं देखा जा रहा था जिस बर्बरता से पुलिस बच्चों को पीट रही थी। तो कई सारे स्टूडेंट्स मेरे ऊपर भी नाराज हो गए कि तुमने क्यों मार्च रोका। आज हम चल लेते संसद, अगर हमारा सर फट जाता तो भी हम चल लेते, हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, लाठियां खा लेते, लेकिन हम चल लेते। तो मुझे उन लोगों को समझाना पड़ा कि पुलिस इंस्ट्रक्शंस लेकर आई है कि स्टूडेंट्स को मारो, किसी भी हाल में मारो, इतना मारो कि इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए फिर से आंदोलन करने की। तो पुलिस को नहीं फिक्र थी आपकी जान की। पुलिस का बस चले तो किसी की जान भी ले सकती थी। क्या एक्शन होगा? कोई एक्शन नहीं होगा पुलिस के ऊपर। इतने इसके बाद भी क्या एक्शन लिया गया है? तो मुझे उन लोगों को समझाना पड़ा कि सरकार को और पुलिस को आपकी जान की चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो है ना। ऑलरेडी पेपर लीक के कारण 21 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी। मैं नहीं चाहता था किसी और की जान चली जाए, क्योंकि मेरे सामने जिन बच्चों को पीटा गया था वो देखकर ही कहीं ना कहीं मुझे खराब लगा, क्योंकि मैं तो सर पहली बार आंदोलन कर रहा था, मैंने पहली बार ऐसा देखा। तो मेरे से वो देखा नहीं गया, इसलिए मैंने मार्च रोक दिया, जिसकी वजह से लोग नाराज हो गए। और मार्च रोकने के बाद कई सारे लोग निकल गए, मीडिया वाले भी सारे चले गए, पुलिस वाले भी निकल गए। तो 20 जुलाई की रात को मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बजे मैं अकेला बैठा हुआ था फुटपाथ पर। वहां पर बिजली काटी गई थी, केरला हाउस जो था उसके बगल में मैं बैठा हुआ था। बिजली भी काटी थी पुलिस ने, तो किसी को मैं दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ 10-12 लोग थे, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि पूरा अंधेरा था। मैं फुटपाथ पर अकेला बैठा हुआ था, सर पकड़ करके अपना सब खत्म हो गया। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये मेरा फेलियर है, मैं फेल हो चुका हूं। इस आंदोलन को 1 महीने तक जारी रखा, लेकिन आज मैं फेल हो चुका हूं और ये आंदोलन अब खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊंगा?
और मैं क्या बोलूँगा आप लोगों को। तो मैं फुटपाथ पर बैठकर थोड़ी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, इतनी सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। तो मेरा एक टीम का मेंबर आया, कहता है कि भैया यहाँ क्यों बैठे हो, घर चलो। तो मैंने बोला यार मेरा घर जाने का मन नहीं मान रहा है। तो कहते भैया हम लड़े, हमसे जितना हो सकता था हमने किया, लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन अब लोग भी चले गए, कोई नहीं रुका है यहाँ पर, अंधेरा हो चुका है, आप कब तक ऐसे बैठे रहोगे। मैंने बोला अगर मुझे यहाँ से उठाना है तो पुलिस को मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा जंतर मंतर। तो कहते आप करोगे क्या। मैंने बोला मुझे नहीं पता यार मैं क्या करूंगा, अभी मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। आज जो मैंने देखा बच्चों को जिस तरीके से पीटा उससे मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, मुझे नहीं पता। तो तुम मेरे से सवाल मत पूछो, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए मेरे पास आज कोई जवाब नहीं है। तो उसने कहा ठीक है भैया अगर आप बैठोगे तो मैं भी बैठा रहता हूँ। तो हम दोनों बैठे रहे। फिर कुछ लोगों ने मुझे पहचाना, उन्होंने बोला अरे अभिजीत है, वो अभिजीत बैठा हुआ है फुटपाथ पर। तो उन लोगों ने जैसे जैसे मुझे देखा, मुझे पहचानने लगे, तो मेरे पास कुछ 20-25 लोग आकर बैठ गए। और फिर वो लोगों ने बोला कि सर आगे क्या करना है। तो पहले तो सबसे पहले मैंने उन लोगों से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज इतना सब कुछ ये हुआ और ये आंदोलन कहीं ना कहीं फेल हो गया, तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आज आपको देने के लिए जवाब नहीं है। मुझे उन लोगों के आंखों में सवाल दिख रहे थे, निराशा दिख रही थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बता दीजिए करना क्या है। मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे। मैंने बोला मैं जंतर मंतर पर बैठा रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो उन्होंने कहा अगर आप बैठोगे तो हम भी बैठे रहेंगे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर मुझे 1 घंटे पहले लग रहा था सब खत्म है, मैं रो रहा था फुटपाथ पर बैठकर। 20-25 लोग आकर मेरे आसपास बैठ गए। फिर वो 20-25 के 150-200 लोग हो गए। फिर जैसे 150-200 लोग हो गए मेरा भी हौसला बढ़ गया कहीं ना कहीं, और जो मेरी एक उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी वो उम्मीद मेरी फिर से जाग गई कि नहीं लोग अभी भी है साथ में। और फिर मैंने बोला चलो वापस चलते, स्टेज पर चलते हैं। तो पुलिस वाले भी वहां पर नहीं थे, उनको भी लगा अब मैं घर चला जाऊंगा, तो वो लोग भी निकल रहे थे। तो उस मौके का फायदा उठाकर मैं जंतर मंतर पर फिर से जाकर बैठ गया और 10 मिनट के अंदर सर जंतर मंतर पूरा भर गया, 10 मिनट के अंदर। तो ये जो टर्निंग पॉइंट था ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, जहां पर कैसे मैं समझ रहा था पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी उम्मीद टूट चुकी थी, वहां पर इन्हीं लोगों ने मुझे मेरी उम्मीद वापस दी। सोनम वांगचुक जी ने जब अपना अनशन वापस लिया तब आपको कैसा, मतलब आपको लगा कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा फेज थे? नहीं बिल्कुल, हमने तो पहले से ये डिसाइड करके रखा था और हम सर से बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपकी जान इस देश के लिए बहुत कीमती है, आपकी जान इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत कीमती है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू। ये मैं सर को बार बार कहता था और मैं सर को ये भी कहता था आप अनशन तोड़ दीजिए, आंदोलन आगे रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आपको बताकर उन्होंने अनशन तोड़ा था? नहीं, हमारी तो बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकार जो थी उन्होंने एक तरीके से सर को किडनैप करके रखा था। सर की जो वाइफ थी जब वो उनसे मिलने जाती थी तो उनको भी मोबाइल फोन लेने नहीं दिया जाता था। मैंने सर से मिलने का ट्राई करा था, मुझे भी जाने नहीं दिया। हमारी टीम के लोग गए थे, उनको भी मिलने नहीं दिया। अपोजिशन के एमपीज थे वो मिलना चाहते थे, उनको भी मिलने नहीं दिया। बस जेपी नड्डा मिल पा रहे थे और कोई नहीं मिल पा रहा था। तो एक तरीके से किडनैप करके रखा था उन्हें। आप जब अमेरिका में थे तब आपके परिवार को धमकियां भी आती थी सोशल मीडिया पर, और बताया जाता है कि बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव था। किस तरह की धमकियां आती थी, क्या दबाव था? धमकियां मुझे ऐसी आती थी कि आंदोलन तू ये कॉकरोच जनता पार्टी बंद कर दे, वरना देख तेरा क्या करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए, अगर ऐसा ही करता रहेगा तो तुझे पता है हम लोग क्या हश्र करते हैं। तो इस टाइप की मुझे बहुत सारी धमकियां मिली थी, लेकिन मुझे पता था ये धमकियां तो मिलनी है। लेकिन मैं अमेरिका में था इसलिए मुझे मेरे माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा डर था। तो उसी के कारण मुझे मेरे माँ बाप को भी अपने घर से निकालकर दूसरी जगह भेजना पड़ा फॉर देयर सेफ्टी। तो एक बहुत ही मुश्किल समय था हमारे पूरे परिवार के लिए। अगर देखा जाए तो आपके का जो आंदोलन था, आपके स्टेज पर अपोजिशन पार्टी के लगभग सभी पार्टियों के नेता है। किस पार्टी से आपकी जो विचारधारा है वो थोड़ा नजदीक पाते हैं आप? किस पार्टी से? नहीं, हमारी जो विचारधारा है वो किसी पार्टी के नजदीक है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, संविधान के नजदीक है। हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, हम लोग सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं। तो हमारी जो विचारधारा है वो वही विचारधारा है जो इस देश में संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है। तो सीजेपी का जो काम था, जो आंदोलन आपने किया, वो पूरा हो चुका है? आपको लगता है कि जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो चुकी है, या आगे भी कोई आंदोलन हो सकता है? नहीं, हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि 1 करोड़ का कंपनसेशन जो है वो नीट के बच्चों ने जिन्होंने आत्महत्या करी थी उनके परिवारों को वो कंपनसेशन मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार इतना देर क्यों लगा रही है। जब बात सरकार गिराने की होती है आप रातों रात गिरा देते हो, जब बात
बात एमएलए एमपी खरीदने की होती है तब आप सैकड़ों करोड़ एक रात में फेंक कर एमपी और एमएलए खरीद लेते हो। लेकिन जहां बात पीड़ितों के परिवारों को 1 करोड़ देने की होती है तब आप कह रहे हो कि रूल्स और नॉर्म्स थोड़े देखने पड़ेंगे। ये रूल्स और नॉर्म्स आपको सरकार गिराने में याद नहीं आते, एमपी एमएलए खरीदने में याद नहीं आते? अभी जब पीड़ित परिवारों को जनता के लिए कुछ करना है तो आपको रूल्स और नॉर्म्स याद आते हैं। एमपी एमएलए खरीदने की बात हो रही थी। महाराष्ट्र में दोनों शिवसेना आपके ज्यादा संपर्क में है, चाहे उद्धव जी आपके स्टेज पर गए, लगातार यहाँ पर भी फोन करके हाल चाल ले रहे हैं परिवार का। शिवसेना शिंदे गुट के लोग भी लगातार आपसे मिल रहे हैं, कोई ऑफर भी मिल रहा है? नहीं, ऑफर मुझे अभी तक किसी ने ऐसा कोई नहीं दिया और इसलिए मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ उन सारे लोगों की जो मुझे मिलने आए। किसी ने भी ऑफर नहीं दिया। वो बस एक ही चीज कहकर गए मेरे से कि जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा काफी अच्छा था, देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी मुद्दा था और जिस तरीके से तुम सारे यंग बच्चे लड़े हो ये बहुत बहादुरी वाली बात है, बहुत ही गर्व करने वाली बात है। और वो यही बोल रहे थे कि जो हम लोगों से नहीं हो सका वो इस देश के बच्चों ने कर दिखाया। तो इसके लिए मैं उन लोगों की काफी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने कहीं पर भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखा, उन्होंने बस स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया और स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया। हर माँ बाप की चिंता होती है कि बच्चा हमारा सेटल हो जाए, जॉब को लेके सेटल हो जाए, परिवार में शादी कर ले सेटल हो जाए। आपकी माँ का कहीं इंटरव्यू सुन रहा था, शादी की बात कर रही थी, तो क्या दिसंबर जनवरी तक कोई प्लान है शादी का? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन वही होता ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में कुछ भी हो जाए, कोई कितना कुछ भी कर ले, मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? बेटा बेटी शादी कब करेंगे। तो वैसे मेरे माँ बाप के दिमाग में भी वही चलता है कि अब शादी कब करेगा। बट देखते हैं, अभी तो ऐसा सोचा नहीं, देखते। लेकिन तो ये थे अभिजीत दिप्ते जी, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था से लेकर राजनीतिक एजेंडा तक हर सवालों का जवाब दिया। छत्रपति संभाजीनगर से कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, छत्रपति संभाजीनगर।